हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप। आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइजन कॉस्टिंग। और काइजन कॉस्टिंग के अंदर इधर जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये मेरे बनाए हुए नोट्स है, ये स्टडी मैट के नोट्स नहीं है। पहले क्लियर कर दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि फिर बाद में आप कंपेरिजन करो तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल अलग है। अब देखिए, स्टडी मैट के नोट्स और मेरे नोट्स में फर्क क्या है। स्टडी मैट के नोट्स जो है, उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ा मुश्किल है, उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। इन एंड आप उसको समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझना और याद करने में दोस्त फर्क होता है, तो आप समझ तो जाएंगे पर याद करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर बात मैंने वही लिखी है जो स्टडी मैट में है, बट सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। तो काइजन कॉस्टिंग के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज काइजन कॉस्टिंग, बस, और कुछ नहीं आता है चैप्टर से। एक क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, वरना वो भी नहीं पूछेगा। अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ये पॉइंट 5 लिख कर आ जाइएगा, आपके नंबर मिल जाएंगे। बस एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज काइजन कॉस्टिंग। अभी काइजन कॉस्टिंग कहते किसे, उससे पहले मैं कुछ बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आज की इस क्लास के अंदर। पहला, देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 चल रहा है, उसके अंदर साथ साथ में OR भी करा रहा हूं। OR, हमारा जो OR है वो साथ साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है। तो मैं सोच रहा हूं कि स्टडी नोट 1 भी चलता रहे, थ्योरेटिकल पार्ट एंड साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी चलता रहे। तो अभी मेरा जो स्टडी नोट नंबर 1 है, मतलब जो स्टडी नोट नंबर 1 में हम काफी चैप्टर कर चुके हैं अभी, उसमें काइजन कॉस्टिंग में आपको करा रहा हूं अभी। इसके बाद मैं अभी आपको सारी थ्योरी कराऊंगा इस वाले चैप्टर में ना, जितनी थ्योरी है वो सब कंप्लीट करा लेंगे। काइजन कॉस्टिंग की थ्योरी, फिर आगे बिजनेस रीप्रोसेसिंग की थ्योरी, और आगे 2-3 थ्योरी और है। पहले थ्योरी वाले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, एंड साइड बाय साइड यहां पर हम OR, ऑपरेशनल रिसर्च, जो हमारा 30 मार्क्स से कवरेज देता है, उसको भी हम कर लेंगे। साथ बाय साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आप 2 वीडियो डालूंगा। पहली वीडियो, एक वीडियो तो होगी काइजन कॉस्टिंग, जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 चल रहा है। दूसरी वीडियो हमारी जो होगी OR की, जो कि पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लीन अकाउंटिंग। लीन अकाउंटिंग नहीं, OR में देखते हैं क्या स्टार्ट करना है पहले। OR लगभग लगभग 1 मंथ का टॉपिक रहता है, 1 मंथ में पूरी OR कवर मिल जाती है, 30 मार्क्स के अंदर है। इसके अंदर मैंने अपने बनाए हुए क्वेश्चन डाल रखे हैं OR के अंदर। जब आप OR पढ़ेंगे तो मेरे तरीके से बनाए हुए, और मैं इसको पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो रिकॉर्डिंग थोड़ा पहले की है, मतलब जब ये पैनल नहीं था मेरे पास तब की रिकॉर्डिंग है। तो आप उसको देखिए, समझ आपको पूरा आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये पैनल मेरे पास नहीं था तब मैं उसको रिकॉर्ड कर चुका था। ठीक है जी, अपलोडिंग करना है इससे पहले। और कौन चैप्टर कैसे आएंगे, जो हमारा स्टडी मैट है, जिस तरीके से स्टडी मैट में सीरियल वाले चैप्टर दे रखे हैं वैसे। दूसरी बात, उसके मैंने अपने क्वेश्चन डाल रखे हैं। और अब उसके बाद लास्ट में इन एंड हम जितने भी क्वेश्चन, जैसे स्कैनर हो गया, वर्कबुक हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गए, स्टडी मैट के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन दोबारा से कराऊंगा इन एंड, जब आप ये पूरा OR खत्म कर देंगे मंथ एंड में। तो मंथ शुरुआत में चालू करूंगा, मंथ एंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर में सारे रिकॉर्ड कर चुका हूं। लेक्चर में सारे रिकॉर्ड कर चुका हूं, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़कर, और वो पहले अभी रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद डालूंगा। और मंथ एंड के अंदर आप ये कंप्लीट करेंगे मेरे साथ। मंथ एंड में कंप्लीट होने के बाद हम फिर इसका रिवीजन भी करेंगे। उसके पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन अगर कोई छूट जाता है, या फिर स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन छूट गया, स्कैनर में कोई क्वेश्चन कराना अच्छा लगता है, बढ़िया क्वेश्चन स्कैनर करेंगे पूरा पूरा वर्कबुक। मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा नंबर। ये OR है, आपको पता है, आप इंटर ग्रुप 2 में पढ़कर आए हो, और ग्रुप 2 में जो OM पढ़कर आए उसी का कॉपी है ये पूरा का पूरा, इतना माइनर चेंज भी नहीं है, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया गया है। तो ग्रुप 2 में जो आप पढ़कर आए थे 50 मार्क्स, 100 मार्क्स, 70 मार्क्स के लिए OM, ऑपरेशन मैनेजमेंट, वो OR बना दिया सर, पूरा का पूरा कॉपी है। तो आप ये मैं साथ साथ वीडियो डाल रहा हूँ, ये मेरी वीडियो डाल रहा हूँ। अब इनकी वीडियो जो आएगी वो अल्टरनेट बेसिस पर आएगी, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस है। तो इनकी वीडियो जो होगी वो अल्टरनेट बेसिस पर आएगी, स्टडी नोट 1 की, और इसकी वीडियो रेगुलर बेसिस पर आएगी। और ठीक है सर, चलिए 1 अक्टूबर से मैं याली वीडियो डाल दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो 1 अक्टूबर से मैं याली स्टार्ट करूंगा। अभी तो काइजन कॉस्टिंग हम पढ़े रहे। तो ये कुछ बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, तो साथ साथ आप OR भी पढ़ेंगे। इन एंड मंथ के एंड 1 महीना 30 दिन 30 मार्क्स कवरेज, एंड साथ में ये भी कवर करता हुआ चलूंगा मैं पूरा का पूरा। तो 1 महीने के अंदर आपका 50 मार्क्स कवरेज हो जाएगा। चलिए, बस इतनी बात मुझे बतानी थी। वापसी आ जाते हैं काइजन कॉस्टिंग। ठीक है सर, अब काइजन कॉस्टिंग क्या कहता है उसकी बात की समझते हैं।
ठीक है, 50% कोर्स मंथ एंड में कंप्लीट कर देंगे। कोशिश करें कि आप भी मेरे साथ 50% कोर्स मंथ एंड में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है उसका मैं आपको अल्टरनेट बेसिस पर वीडियो दूंगा। भाई मेरे ना, आप समझिए मैं बड़ा परेशान हूँ। नया कोर्स जो आया है ना, जो नया सिलेबस आया है, उसकी रिकॉर्डिंग करना, मतलब आप समझिए कि मुझे अकाउंट, लॉ, कॉस्ट तीनों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी और मैं 9 घंटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद फाउंडेशन की लाइव क्लास अलग लेता हूँ, 9 घंटे उसकी रिकॉर्डिंग अलग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब मैंने 1 घंटा लगभग निकाला है और इस 1 घंटे में मैं आपको इसका पूरा कराऊंगा और साथ में मैं पहले से जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। बट उसमें एक जो पहला चैप्टर है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। चीजें पहले ट्रांसपेरेंट होनी सही रहती है कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। एक चैप्टर आपका है लर्निंग कर, हाँ ये वाला चैप्टर मुझे रिकॉर्ड करना है, बाकी तो सारे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, ये 5 चैप्टर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये रिकॉर्डिंग तभी मैं आपको अपलोड करूंगा, अभी नहीं, पहले रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। लर्निंग कर पहले करा दूं, ये 2 से 3 क्लास का चैप्टर है, एक बार 3 क्लास इसमें हो जाए कंप्लीट, उसके बाद तो फिर आपके ऊपर है। मैं तो रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं तो अपलोड लगा दूंगा एक टाइम पर और आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए कुछ प्रॉब्लम होती है, इससे मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ठीक है ना, प्रॉब्लम थी इसलिए अब मैंने आपको बोला है कि 50% कोर्स तो मैं आपको कंप्लीट करा के ही रहूंगा 100%। उसके बाद के जो चैप्टर है वो भी हम करेंगे, बट उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो कुछ चैप्टर जो है आप एक बार खुद ब खुद करते हुए चलिए, है ना। 50% कोर्स तो मेरा कंप्लीट तक करा ही दिया आपको, एंड बाकी के जो आपके पास मार्जिनल है उसमें लगता है बहुत ज्यादा समय। मार्जिनल में मुझे रिकॉर्ड करना है, मैं मार्जिनल में रिकॉर्ड करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिकॉर्ड होगी, उसके बाद का कुछ टॉपिक और रिकॉर्ड करना है बाकी है, तो जितना जितना हो जाता है मैं सारे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप पास हो जाए और आपको पैसे नहीं देना पड़े। और जो लॉ है ना दोस्तों, लॉ मैंने कहा आपको, लॉ इस बार नहीं करूंगा। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दिया था कि लॉ मैंने अनाउंसमेंट तो कर दी थी, मैं दिसंबर के दे दूंगा, पर नया सिलेबस आने के कारण मुझे सारा टाइम उसमें देना पड़ रहा है और मेरे पे नहीं है। मैं 9 घंटे बोल के थक जाता हूँ। आप एक टीचर की आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, एक ऑफिस में काम करने वाला बंदा और एक टीचर जो है, उसमें फर्क क्या है कि ऑफिस में बोलना नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है और दिमाग लगता है। यहाँ पर बोलना पड़ता है, काम करना पड़ता है और दिमाग तीनों लग जाता है। और 9 के 9 घंटे चिल्लाना, बोलना, समझाना, सर समझ रहे हैं आप। तो इसलिए लॉ वाले को मैंने ब्रेक दे दिया, वो जून अटेम्प्ट के लिए। तो लॉ के लिए आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपको क्लास ले लीजिए। और एससीएम का आपको मैं करा दूंगा, आ जाइए। मैं क्लियर कर दे रहा हूं बात, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि क्लियर नहीं करी थी, ठीक है ना। क्लियर, चलिए वापसी कंटिन्यू करते हैं काइजन कॉस्टिंग के अंदर। तो दोस्तों काइजन कॉस्टिंग क्या कहता है? काइजन कॉस्टिंग क्या कहता है, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जब भी आप मैन्युफैक्चर करते हो, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, अभी मैं समझा दूंगा आपको, आप अच्छे से देखिए इसको, सुनिए मेरी बात। जब भी आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने पर कुछ वेस्टेज आ जाता है, कुछ लॉसेज हो जाता है, जो अननेसेसरी लॉस है, अननेसेसरी वेस्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक लेबर सुबह आता है 8 बजे और सुबह आकर उसकी 8 बजे प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब 8 बजे प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब मान लेते हैं आपने मटेरियल मंगवाया था कल रात को और मटेरियल लेट पहुंचा आपके पास, कहां पर? फैक्ट्री के अंदर। अब लेबर रेडी है प्रोडक्शन करने के लिए, पर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। क्योंकि आपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर रात को अर्ली नाइट दिया, इस वजह से अगले पर्सन ने भी लेट डिलीवर करा। मान लो वो अगला पर्सन रॉ मटेरियल लेकर आया 12 बजे, तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लेबर खाली बैठा रहा, कुछ नहीं करा उसने। ये है अननेसेसरी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। लेबर एक तरीके के हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमें 100% यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि हम उसको उस घंटे के पैसे दे रहे हैं। अब लेबर को 8 से 12 बजे तक के पैसे देंगे और उसके लिए हमने कुछ भी नहीं कराया। दोस्तों ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्शन के अंदर। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो कुछ नॉर्मल वेस्टेज या लॉसेस हो जाते हैं। क्या था? उसको आप रिड्यूस करो, उसको आप रिड्यूस करो। और रिड्यूस करने के बाद रुक मत जाओ, रिड्यूस करने के बाद रुक मत जाओ। आपने अगर कोई लॉसेज आपको दिख रहा है, यार ये अननेसेसरी लॉस है या अननेसेसरी वेस्ट है जो लगातार हो जा रहा है और हमें इसको रोकना चाहिए, इसको रिड्यूस करना चाहिए, तो आपने रिड्यूस करा,
पर आप रुकना नहीं है, आपको रिड्यूस करके रुकना नहीं है दोस्तों, आपको ये आगे तक रिड्यूस करते हुए चलना है जितना मैक्सिमम हो पाए। देखिए हम किसी कॉस्ट को जीरो तो नहीं कर सकते, जो लगनी है वो तो लगनी है, बट ऐसी अननेसेसरी कॉस्ट, ऐसी अननेसेसरी वेस्टेज जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो रहे हैं, आप उनको रिड्यूस करो, ऐसा कहता है काइजन को। तो काइजन कॉस्टिंग कहते हैं भैया कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हमेशा अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। तो ऐसी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके जो लॉसेज है उसको रिड्यूस तो आप कर रहे हो, या आपकी जो अननेसेसरी वेस्ट है उसको रिड्यूस तो आप कर रहे हो, तो उस रिड्यूस को आप लगातार इंप्रूवमेंट लाओ, उसके और रिड्यूस करते जाओ अगर जितना हो पाए तो काइजन कॉस्टिंग आपको क्या बताता है? काइजन कॉस्टिंग दोस्तों एक जापानीज, आपने देखा ना जापान के अंदर कितना वो होता है, जापानीज हमने लिया, तो काइजन एक जापानीज टर्म है जिसमें हम कहते हैं काइजन को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो काइजन जो वर्ड है दोस्तों वो एक जापानीज टर्म है, और ये जापानीज टर्म से लिया गया है काइजन, और इसको जापान में ज्यादातर फॉलो किया जाता है, और उसमें यहां पर आपने इसको फॉलो करना है, मतलब यहां पर आपने इंडिया में इसको फॉलो किया अपनी कंपनीज के अंदर बहुत सारी। और टोयोटा एक एग्जांपल है इस चीज का। टोयोटा कंपनी ने जापानीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, टोयोटा कंपनी तो जापानीज ही है, तो टोयोटा कंपनी ने क्या करा, जापानीज टर्म जो काइजन कॉस्टिंग है उसको अपनी कंपनीज के अंदर इंप्रूवमेंट डाला, अपनी कंपनीज के अंदर डाला, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट द वर्ड का नाम है। तो काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप इंप्रूवमेंट अपने आप को रोको मत, लगातार इंप्रूवमेंट करो। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते मैं परफेक्ट, आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर आप एक पॉइंट पर आगे कहोगे अब मैं परफेक्ट हो गया, नहीं अब भी परफेक्ट नहीं है, अब भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस बेसिस पर इंप्रूवमेंट लगाओ, इसको मतलब कहते हैं काइजन। तो काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आगे क्या कहता है, देखिए आगे आपसे क्या कहता है ये वाला कॉन्सेप्ट, कहता है इट रेफर टू द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एग्जामिनेशन प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हो आप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं उस काम में इंप्रूवमेंट करो, एग्जामिन करो। आप एग्जामिन करो कि क्या उसमें होना चाहिए, क्या जरूरी है, और उसको इंप्रूव करो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई किसी भी टाइप का काम किया जाता है तो उस काम के अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विद एग्जामिन करो, उस काम को एग्जामिन करो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है तो आप इंप्रूव करो उसको, ऐसा कहता है काइजन कॉस्टिंग। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इज कॉस्ट इज फर्दर रिड्यूस। जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो इंप्रूवमेंट करने से कॉस्ट रिड्यूस होती है। जब आप अपने चीजों को इंप्रूव करते हो तो कॉस्ट क्या होती है, दिन पर दिन रिड्यूस होती है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना तो काइजन कॉस्टिंग उसके अंदर अप्लाई करना, जहां पर काइजन कॉस्टिंग ये कहेगा कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो, और जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती चली जाएगी। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आर मेड टू द प्रोडक्ट अंडर गोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन अ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल आपको देता हूं, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी ने, आपने देखा होगा कि आज की कार जो टाटा कंपनी की और पहले की कार को देखोगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। देखिए मारुति पहले भी उस लेवल पे काम करती थी, आज भी उस लेवल पे ही काम कर रही है। मारुति में इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया जितना टाटा कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। टाटा कंपनी की जो कार्स की डिजाइन है बिल्कुल अलग ही लेवल पे डिजाइन बना रहे हैं वो। टाटा कंपनी पहले की कार के डिजाइन, कॉस्ट कटिंग टाटा कंपनी कितना है, स्टील टाटा कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट बना रही है विद लिमिटेड कॉस्ट। आज टाटा कंपनी आपको 5 लाख रुपए की एक 5 स्टार कार प्रोवाइड करती है, 5 लाख रुपए की विद गुड लुकिंग, बहुत अच्छी कार, अच्छे दिखने में। लोग कहेंगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, तो टाटा कंपनी आज के टाइम पे आपको 5 से 6 लाख रुपए में एक बहुत बढ़िया कार डिलीवर करती है। और ये क्या है, दिन पर दिन इंप्रूवमेंट करने की वजह से टाटा कंपनी ने अच्छे डिजाइनर बना रखे जो उसको कार को डिजाइन करे बढ़िया से, और जिससे दिन पर दिन इंप्रूवमेंट हो। तो ये टेक्निक आपको क्या बताती है कि आप इंप्रूव करो अपने प्रोडक्ट को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करो, एंड जो डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी आप कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करो। बेसिकली अगर काइजन कॉस्टिंग को एक वर्ड में कहा जाए तो सिंपल मीनिंग है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप इसी बात को खेचे जा रहे हैं, आप देखो ऊपर भी इसी बात को हम खेच ही रहे, क्योंकि देखिए कंटेंट में कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, अकेले ये बात तो नहीं लिख सकते काइजन कॉस्टिंग मींस द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, द एंड, खत्म, 5 नंबर दे दो, ऐसा तो ना होगा। वहां पर एग्जाम्पल कोड करने होंगे, वहां पर आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं, वहां पर आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को।
देखिए आप जब आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइजन कॉस्टिंग, तो आपने ये 5 तो पॉइंट लिखना ही है, आपने मन से बना के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे एक एग्जाम्पल देना है। टाटा का दे दो, टोयोटा का दे दो, कोई सा भी किसी कंपनी का एग्जांपल दो और बताओ एग्जामिनर को सर पहले ये कंपनी ऐसे थी, इन्होंने अपने प्रोडक्ट का डिजाइन इंप्रूव करा है, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंप्रूव करा है, कॉस्ट दिन पर दिन रिड्यूस करी है, प्रोडक्ट्स को मेन प्रोडक्ट को इंप्रूव करा है, इससे क्या हुआ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यहां पर हुआ, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुआ तो यहां पर इस कंपनी के अंदर काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करी। ऐसे आप एग्जांपल कोट करके आइए, मैं गारंटी कह सकता हूं आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे। सिर्फ लिख कर आने से देखिए रट्टा याद करना और समझने में फर्क होता है दोस्त। आप याद कर रहे हो, याद कर रहे हो, याद करो, आप वही लिख दोगे। जो बच्चा समझ रहा है ना, जो स्टूडेंट समझने की कोशिश करता है, वो एक्चुअल में उसको एग्जामिनर को ये दिखा सकता है कि हाँ मैंने समझा है कॉन्सेप्ट, ये मतलब ही है, और वही दिखा सकता है सिर्फ एग्जाम्पल को, और लाइव एग्जाम्पल को दिखा सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को दिखा सकता है। आप टाटा कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे और ये कोड करके आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आज पहले के टाइम की टाटा कंपनी के जो कार्स है और आज के टाइम की टाटा कंपनी के कार्स के अंदर क्या हुआ। बेसिकली ये हुआ कि पहले के टाइम के प्रोडक्ट और आज के टाइम के प्रोडक्ट का डिजाइन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, पहले के टाइम की कॉस्ट और आज के टाइम की कॉस्ट कटिंग में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, फीचर्स ऑफ दी प्रोडक्ट काफी अच्छे हुए, और ये काम टाटा कंपनी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे लेकर आई है। और यहां पर टाटा कंपनी, क्योंकि ये चीज कंटिन्यूस बेसिस पर आ रही है, इसलिए यहां पर टाटा कंपनी के अंदर काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करी गई। देखो पता नहीं है पर इनबिल्ट काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करी गई है। काइजन कॉस्टिंग का एम क्या होता है, वेस्टेज या लॉसेस को हटाना, एलिमिनेट करना। ये लाइन बड़ी प्यारी सी है, इसको ध्यान से देखिए और लिखना जरूर है। काइजन कॉस्टिंग एम एट एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड लॉसेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहां पर जो वेस्ट है, वहां पर जो लॉसेस हो रहे हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेबर वाला, वो यहां पर अब इस पॉइंट पे कहना है। आप देखो ना, इस पॉइंट पे आपने टाटा कंपनी का एग्जाम्पल दे दिया, इस पॉइंट में आपने लेबर का एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे तो बनते हैं नंबर, ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। याद आप भी करते हो, याद आपका दोस्त भी करता है, किसी के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, किसी के नंबर कम आते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। याद आपने भी वही चीज करी है, याद उसने भी वही चीज करी है। आप देखो मान लो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल एचसीएम, ठीक है ना, सेम चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी सेम चीज मान ले लिख कर भी आते हैं, पर प्रेजेंट करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। कोई सिर्फ यही लिख कर आएगा, छाप कर आएगा, उसको 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 100% गारंटी। आपको पता है प्रोफेशनल कोर्स में और फाइनल लेवल पे नंबर नहीं दिए जाते, जब इंटर में नहीं देते तो फाइनल पे क्या देंगे। इसलिए आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इंटर से डिफरेंट होना चाहिए। तो आपका डिफरेंट कैसे होगा कि आप क्या करते हो, जब एक लाइन पढ़ते हो तो उसके नीचे कुछ छोटा सा एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मटेरियल, लेबर आया सुबह सुबह काम करने, बट उसके पास मटेरियल नहीं था, कि कंपनी ने लेट नाइट रात को ऑर्डर दिया था, वो लेट आया, तो मटेरियल फैक्ट्री के अंदर रिसीव्ड हुआ 12 बजे, लेबर आकर बैठा है 8 बजे, तो 8 बजे से 12 बजे लेबर खाली बैठा था। दिस इज कॉल्ड वेस्टेज, और ये वेस्टेज को हमें एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम टाइम पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिससे टाइम पर वो हमें मिल जाए। राइट, दिस इज द एग्जांपल फॉर दिस पॉइंट। तो ये काइजन कॉस्टिंग कहता है, काइजन कॉस्टिंग का मेन एम क्या है, जितने भी वेस्टेज होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, और लॉसेज होते हैं किसी प्रोडक्शन में करने के लिए। वेस्ट कैसे, भाई मैं मटेरियल कर रहा हूं, मटेरियल खराब हो जाता है, मेरा वेस्ट है। यार आपने गलत काम क्यों करा, आपने गलत तरीके से काम क्यों करा। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो गया, कुछ खराबी आ गई, तो ये प्रोडक्ट तो गया ना, जो बिक सकता था वो चले गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। तो वो वेस्ट और लॉसेज को एलिमिनेट करना काइजन कॉस्टिंग का क्या होता है, एम होता है। चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप असेंबल कर रहे हो, चाहे असेंबल कर रहे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करो, किसी भी लेवल पे आप जब काम करते हैं ना, चाहे प्रोडक्शन पे, असेंबली पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वहां पर आपका वेस्ट और लॉसेस कम से कम करना या ना ही होना तो बेटर है। काइजन कॉस्टिंग पे बात करता है वेस्टेज और लॉस को एलिमिनेट करना, along with the removing unnecessary step during these process and implementing economic redesign of the product। कहता है कि आप ऐसा कोई स्टेप कर रहे हो जो अननेसेसरी है, कोई उसका मतलब ही नहीं बनता, उसको करने का कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा हमारे प्रोडक्ट के अंदर। आप कोई भी ऐसा स्टेप्स करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं देखने को मिलता किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो स्टेप को भी रिमूव कर दो, क्या फायदा उसको करने का, ठीक है, उस स्टेप को भी रिमूव कर दिया जाए। अब इसके बाद कहता है इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रीडिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, और ये भी कह रहा है कि सर जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको रीडिजाइन करते रहो भाई, ऐसे नहीं कि आप सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, वो नहीं चलेगा, रीडिजाइन करते रहो। दस
इट रिड्यूस एक्स्ट्रा कॉस्ट एट ईच स्टेज। आप प्रोडक्ट को रीडिजाइन करेंगे। मान लो आपने बहुत बड़ा फोन बनाया हुआ है, सुनो सही, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है टेक्नो, शायद आपने, उनके फोन ना पता कितने बड़े होते हैं, 6.5 इंच से ज्यादा ही होते हैं, 7 का भी हो जाता है कोई कोई फोन 6.5। अब ज्यादा बड़े फोन देने पर उनका वैसे तो पता नहीं क्या लॉजिक है, पर ज्यादा बड़े फोन देने में क्या होता है बेसिकली, ज्यादा डिस्प्ले आती है, ज्यादा डिस्प्ले होती है, और ज्यादा डिस्प्ले मतलब ज्यादा आपके पास पैसा लगेगा, ज्यादा मेटल बॉडी लगानी पड़ेगी पीछे। बड़ा फोन बनाने के लिए बड़ी डिस्प्ले लानी पड़ेगी, बड़ा बॉडी लानी पड़ेगी, सब कुछ चीजें बड़ी बड़ी चाहिए। इसके बाद इतने बड़े फोन, अगर मान लो टेक्नो कंपनी ने ये फोन घटाकर 6 इंच के कर दिए, मतलब थोड़े से छोटे कर दिए, तो उसमें कम डिस्प्ले और कम बॉडी का खर्चा होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पार्ट बच सकता है। तो जब आप प्रोडक्ट को रीडिजाइन करोगे ना, जब आप प्रोडक्ट को रीडिजाइन करोगे, तो उस केस के अंदर आपकी कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी वो कम हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो इस केस के अंदर आपके पास, और यही करता है दोस्तों आईफोन, एप्पल की कंपनी यही करती है, वो प्रोडक्ट इतना बड़ा बनाती ही नहीं है जिससे उनकी कॉस्ट कटिंग। एप्पल के फोन में चार्जर नहीं आता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए, बेवकूफ कहेंगे, रिड्यूस एक्स्ट्रा, इन्होंने सीरियस ले लिया। 1900 रुपए का चार्जर अलग से लेना पड़ता है एप्पल के अंदर, 1900 रुपए का चार्जर, मतलब भाई 1900 रुपए का एक फोन आ जाता था पहले, क्या कहते हैं, नोकिया का, है ना, नोकिया 2600 ऐसे करके, 1900 का इनका चार्जर है, फोन नहीं दे रहे, सिर्फ चार्जर, और चार्जर भी नहीं है दोस्तों, डाटा केबल तो फोन के अंदर आती है, वो सिर्फ अडेप्टर 1900 रुपए का है। और अगर उनसे कहो ना कि 30 वॉट का अडेप्टर दो, तो कह रहा 5000 रुपए का, 20 वॉट का अडेप्टर तो 1900 रुपए का, और 30 वॉट का 5000 रुपए का, 5000 रुपए का भाई 5000 के स्मार्टफोन आ जाते हैं। अब समझिए, देखिए ब्रांड वैल्यू तो है ही, साथ में साथ कॉस्ट कटिंग देख रहे हो कैसे कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग देख रहे पहले क्या होता था आपने देखा, पहले जब भी फोन आते थे उसके साथ एक ईयरफोन आते थे, ईयरफोन धीरे धीरे खत्म कर दिए। पहले फोन आते थे उसके साथ ईयरफोन आते, धीरे धीरे ईयरफोन खत्म कर दिए हैं। पहले जब फोन आते थे वहां पर मेमोरी कार्ड का अलग स्लॉट होता था और सिम कार्ड का अलग स्लॉट होता था। अब देखो सिम कार्ड का एक ही स्लॉट है और मेमोरी कार्ड के किसी फोन में स्लॉट ही नहीं दिए, सिम कार्ड लगा लो एक या फिर मेमोरी लगा लो। कॉस्ट कटिंग, रीडिजाइन करना प्रोडक्ट को, इस तरीके से पैसा बनाती है कंपनी और वहां लगती है काइजन कॉस्टिंग। होपफुल आप एग्जांपल समझ पा रहे हैं। अगला, तो ये था मतलब काइजन कॉस्टिंग का। एंड काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, और एक लाइन पढ़ो सर, यहाँ पर लाइन क्या लिखी है, द प्राइमरी अजम्पशन बिहाइंड द काइजन कॉस्टिंग, ये समझना इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए हाईलाइट कर रखा है मैंने। द प्राइमरी अजम्पशन बिहाइंड काइजन कॉस्टिंग इज दैट नथिंग इज परफेक्ट, कुछ परफेक्ट नहीं होता। सो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड रिडक्शन इन द वेरिएबल कॉस्ट। कुछ चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप आईफोन की बात कर लो, आप किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, आप ये पैनल की बात कर लो, आने वाले टाइम में जब नए पैनल आएंगे, ये कैमरा की बात कर लो, सामने लगा हुआ 1 लाख रुपए का कैमरा है, सामने जो 1 लाख का कैमरा लगा हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। आने वाले टाइम के अंदर जब नया कैमरा कंपनी लॉन्च करेगी तो वो कमियां डिजाइन दूर करेगी, थोड़ा छोटा बने, काफी बड़ा है थोड़ा छोटा बनाएंगे या बहुत सारी चीज करेंगे जिससे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। तो यहां करा है कि काइजन कॉस्टिंग की बेसिक अजम्पशन है कि भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, आप उसको परफेक्ट बनाने के लिए ना आपको उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी होगी और वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा, प्रोडक्ट को रिडिजाइन करना होगा और वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी आ रही है उसको हटा दीजिए, इंप्रूवमेंट करिए, डिजाइन बदलिए। तो ये अजम्पशन है जो कि बहुत अच्छी अजम्पशन है। प्राइमरी अजम्पशन ऑफ द काइजन कॉस्टिंग इज नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होगा और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करोगे तो काइजन कॉस्टिंग लगानी होगी। आइए बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन एट द एग्रीएबल कॉस्ट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है दोस्तों जिस कॉस्ट पे एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बनना चाहिए था उस कॉस्ट पे बनाइए उसको। अगर कोई पेन 10 रुपए का बनना चाहिए, आप उस पर 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो उसको रिमूव करो उस बेस पे। अगर वो 10 रुपए का नेट बन सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, तो वो है एग्रीएबल कॉस्ट। एग्रीएबल कॉस्ट का मतलब है कि एक पेन 10 का बनकर तैयार हो सकता था, पर आपकी वेस्टेज, आपकी लॉसेस की वजह से वो नहीं बन पा रहा, वो ज्यादा कॉस्ट इंकर कर। 10 से कम में पेन बनेगा ही नहीं किसी भी हाल में, कितने ही रिड्यूस कर लो कॉस्ट को, 10 से कम में बनेगा नहीं। तो अब अगर आप 10 तक ले आओगे अपनी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते करते, दैट इज कॉल्ड एग्रीएबल कॉस्ट। एग्रीएबल कॉस्ट का मतलब समझ में आया, ठीक है। नो लिमिट टू द इंप्रूवमेंट लेवल दैट हैज टू बी इंप्लीमेंट, नो लिमिट टू द इंप्रूवमेंट लेवल। इंप्रूवमेंट लेवल की कोई लिमिट नहीं है,
कहता है कि भाई आप किसी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो इंप्रूवमेंट लेवल की कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा तक हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। मारुति के प्रोडक्ट आप देखोगे ना, मारुति की कार्स आप देखोगे तो वहां पर सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग होती है। एक तो उनकी कार, देखिए उनकी कार एवरेज तो काफी अच्छी देती है, पर सेफ्टी फीचर के हिसाब से उनकी कार नहीं है। कॉस्ट कटिंग, इतना घटिया मटेरियल लगाते हैं इसलिए सेफ्टी की वजह से हल्की इतनी होती है कार। अब ऑल्टो को उठा लोगे अकेले, ऑल्टो कार देखिए ना मारुति की, अकेले उठा लोगे। वैसे ऑल्टो वो है ना, एक इमोशन है, इमोशन। ऑल्टो आज से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है, तो ऑल्टो इज एन इमोशन, मारुति की ऑल्टो। अब बेसिकली मारुति नहीं है, वो सुजुकी बन गई, मारुति सुजुकी ने टेक ओवर कर लिया पूरा उसको। ऑल्टो की कार आप ऐसे पढ़ो और यूं करके उठा दोगे ऑल्टो की, इतनी हल्की है। कोई बैठा हुआ इंसान अगर 80 की स्पीड पे किसी कार पे टक्कर मार दे, यूं पिचक जाएगी वो कार, बाल भी नहीं दिखेंगे उस पर्सन के। एडवोकेट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेजेबल एप्लीकेबल, ये कहता है कि ये कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बस ये नॉलेज के लिए इसको लिखना नहीं है, ना ही आप इसको लिखेंगे ना कुछ। बस अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज काइजन कॉस्टिंग, 2 एग्जांपल कोट करिएगा और वो 5 पॉइंट लिख देगा बस, और लास्ट में नोट दे देगा, मजा आ जाएगा बस। इसके बाद पूरे नंबर आपको मिल ही जाने 100%। ये कह रहा है कि देखिए आप जब डिसीजन लेते हैं ना तो अकेले मत लीजिए, कलेक्टिवली डिसीजन ले लीजिए, ये बेटर रहता है। क्योंकि किसी आपके सिर्फ एक विचार है, आपके सिर्फ एक विचार है, आप उस विचार को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर बहुत सारे विचार मिलेंगे तो एक अच्छा सोल्यूशन, अच्छा डिसीजन निकलेगा। तो कलेक्टिवली डिसीजन लेना, ऐसा कहता है काइजन कॉस्टिंग। इसके सिद्धांत है कि कलेक्टिवली डिसीजन लो जिससे आपको नॉलेजेबल मिलेगा, नॉलेज मिलेगी ज्यादा। कॉन्सेंट्रेट ऑन वेस्ट एंड लॉस एलिमिनेशन सिस्टम एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कहता है जब आप लॉसेज और वेस्टेज को एलिमिनेट करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम और आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होता चले जाएगा। वेस्ट कम, प्रोडक्ट इंप्रूव। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड देन कंटिन्यूअस वर्क ऑन इंप्रूविंग देम, पहले आपको स्टैंडर्ड, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो आपको स्टैंडर्ड सेट करना। मान लो मुझे कोई पेन बना रहा है तो मैं एक स्टैंडर्ड सेट करूंगा, यार ये 12 में बनाकर दिखाऊंगा इस बार। अब हमने ट्राई करा, बना नहीं बना, 13 बना, तो 1 रुपया रिड्यूस करो, क्यों नहीं हुआ है। तो कब भी कोई काम करते हो, काइजन कॉस्टिंग कहता है जब भी कोई आप काम करते हो उससे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करिए कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इतने में बनाकर दिखाना है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड आप सेट करिए इसके बाद उसके बेसिस पर उसको फॉलो करिए। पार्टिसिपेटिंग ऑल एम्प्लॉय एंड कवरिंग एवरी बिजनेस एरिया ऑल द लेवल डिपार्टमेंट एंड यूनिट, ये कहता है कि भाई जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो सभी के विचार सुनिए, सभी लेवल पे। ये मत देखिए यार वो तो एम्प्लॉय, वो ये वर्कर है, भाई वो फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको नॉलेज ज्यादा है, वर्कर एज डायरेक्टर। डायरेक्टर को किस बात की नॉलेज होगी भाई, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने की, वर्कर को होगी ना जो एक्चुअली प्रोडक्ट कर रहा है। तो कह रहे सबकी राय लीजिए, सबकी राय लीजिए, सबसे पूछिए क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा मत समझिए कि आप डायरेक्टर की पोजीशन में हो तो मैं क्यों पूछूं कब से, मेरे सब सुनेंगे, मैं नहीं पूछ सकता, तो ये गलत। काइजन कॉस्टिंग कहता है जहां वर्कर वो प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज्यादा नॉलेज है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बनाने का, तो उससे भी पूछिए जाके क्या करना चाहिए, आगे क्या डिसीजन होगा, मिलकर डिसीजन लिए। जैसे किसने कहा कि पार्टिसिपेट करवाओ सारे इंप्लॉय को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, किसी भी यूनिट्स के हो, पार्टिसिपेट कराओ, जिनको उनको भी लगे कि यार हमसे भी पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हमारी भी वैल्यू है। मान लो मैं वर्कर की तरह काम कर रहा हूँ किसी कंपनी के और एज अ मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरे पर आगे बोलता है कि सर बताइए क्या करना चाहिए, बताइए दीपक जी क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये प्रोडक्ट नया मंगाना चाहिए, ये प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, पूछ रहा है मुझसे। एक डायरेक्टर मुझसे पूछेगा कंपनी का तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मोटिवेट होता है एम्प्लॉय से, है ना। तो एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन भी रखिए जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो और आपको भी डिफरेंट सजेशन प्रोवाइड। डिसीजन आप भी लो, डिसीजन उनसे मत ले लो, डिसीजन लेना का काम डायरेक्टर्स का होता है, मैनेजमेंट का होता है, पर उनकी सजेशन लीजिए। दैट इज कॉल्ड काइजन कॉस्टिंग। खत्म हो गया चैप्टर, काइजन कॉस्टिंग चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद जो हमारा चैप्टर, अब दोस्तों हमारे पास जो रह गया काफी थ्योरी पार्ट रह गया, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले अब जो इसमें थ्योरी पार्ट है वो है वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, एक ये थ्योरी पार्ट है। मैंने आपको कैसे कहा कि पहले मैं आपको इनके चैप्टर की थ्योरी करा देता हूं कि ये होगा कि थ्योरी को साइड करते हैं देन प्रैक्टिकल उसके बाद करते हैं। दो इस पर्टिकुलर स्टडी नोट के अंदर 2 प्रैक्टिकल रह गए हैं। पहला प्रैक्टिकल रह गया है थ्रूआउट कॉस्टिंग, और पहला प्रैक्टिकल आपके पास थ्रूआउट कॉस्टिंग रह गया है और दूसरा है ब्लैक प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 2 ही प्रैक्टिकल है, इसको हम लास्ट में रखते हैं। एंड बाकी सारा थ्योरी है जैसे कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। इसके बाद जो अगला आपका थ्योरी है वो लीन अकाउंटिंग, ये भी एक थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद अगला है सोशो इकोनॉमिक कॉस्टिंग, ये भी एक थ्योरी पार्ट है। तो ये 4 चैप्टर थ्योरी के हैं। जैसे तो अभी हमारे पास वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस बच गया, है ना, और उसके बाद बिजनेस ये एक क्लास के सारे टॉपिक है। और मैं आपको थ्योरी के बेस पर ये नहीं कराऊंगा कि सारी पढ़ा रहे, स्टडी को स्टडी मैट के अननेसेसरी थ्योरी लिखी हुई है जो ना तो कभी पेपर में पूछी जाती है और ना ही पूछेगा वो।
हम वो थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें सिर्फ काइजन कॉस्टिंग के बारे में, स्टडी मैट में ये भी लिखा है कि काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस। यार डिफरेंस आप ऑटोमेटिकली निकाल, काइजन यहाँ पढ़ लिया, स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो डिफरेंस तो पता ही चल जाएगा, है ना। यहाँ डिफरेंस सिखाने की क्या नीड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी पढ़ा नहीं तो मैं डिफरेंस कैसे बताऊं सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे तभी तो डिफरेंस सीख पाओगे। अब यहाँ पर स्टडी मैट ये एज्यूम करता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आपने इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पढ़ ही लिया है, तो आपको पता होगा, तो फिर पता होता तो आप डालते क्यों फिर चैप्टर, ये आपने दोबारा क्यों पढ़वाया। इसलिए जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब वहां सीखकर यहाँ काइजन कॉस्टिंग का डिफरेंस ऑटोमेटिकली आप सीख पाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग के चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद बिजनेस रीप्रोसेसिंग कराएंगे, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक कॉस्टिंग कराएंगे, एंड एक और है, कौन सा है, एक और लीन अकाउंटिंग। ये 4 टॉपिक लाइन से कराऊंगा, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगली क्लास 4 क्लास में खत्म। उसके बाद 2 प्रैक्टिकल, थ्रू आउट कॉस्टिंग एंड ब्लैक कॉस्टिंग, खत्म स्टडी नोट, और कुछ नहीं बचा स्टडी नोट के अंदर। एक एक क्लास देते हैं थ्योरी को, और मैं जो थ्योरी आपको कराऊंगा उतना ही इनफ है करना, ज्यादा थ्योरी करने से आपको नॉलेज मिलेगी, आप याद नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है, ऑब्वियस सी बात है भाई। मैं आपको स्टडी मैट की पूरी थ्योरी पढ़ा दूं, याद कर लोगे, समझ लोगे, बिल्कुल समझ लेंगे, समझने में क्या दिक्कत है, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। याद कर लोगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर सकते सर याद। अभी आपको सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, अभी पूरा सिलेबस है, हम सारी चीजें याद नहीं कर सकते। इसलिए क्लास में एक्स्ट्रा क्या चीज पढ़ाई जाती है, स्टडी मैट को ही फॉलो किया जाता है, बट स्टडी मैट में अननेसेसरी पार्ट को एलिमिनेट कर देते थे, जिससे हमारी एक परफेक्ट पढ़ाई हो जाए, स्मार्ट स्टडी हो जाए। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं ना, स्मार्ट स्टडी करने का बेनिफिट क्या है कि हम वो चीज पे ज्यादा फोकस करें जो एक्चुअली पेपर में पूछी जाती है। अगर आप वो चीज पे फोकस करो जो कभी पेपर में आई नहीं है, आप कहते हो अगर ये आ गया तो नहीं, सबसे पहले यही आता है मन के अंदर, 100% बात है कि जो आपने छोड़ा आपके मन में, अरे यार ये आ गया तो, ये आ गया तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, कितना आ जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, आप डरिए मत चीजों को लेकर। अगर मान लो आपके मन में ऐसा आ रहा है यार ये छोड़ दिया हमने, मान लो यही आ गया तो, मान लो इस चैप्टर के अंदर हमने छोड़ दिया डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड काइजन कॉस्टिंग, और यही आ गया पेपर के अंदर, तो आ गया तो छोड़ देना, काइजन कॉस्टिंग के सारे मतलब ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे मतलब एक डिफरेंस बता के खत्म कर देना। क्या भाई, जो आ गए, जो हमने पढ़ा है वो आ गया तो पहले, जो नहीं पढ़ा कैसे कर लोगे यार, भर के आ जाना कुछ भी, इसमें क्या, ऐसा तो होगा नहीं कभी जिंदगी के अंदर कि 100 पेपर में से 90 वो आ गया जो आपने नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं होगा, 10% होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% होगा जो आपको नहीं आता होगा। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन है भाई, सारी चीजें याद नहीं कर सकते, तो हम वो 90% के लिए वर्क करते हैं ना। आप अगर 100% के लिए जाएंगे ना तो आप 40 भी अचीव नहीं कर पाएंगे, अब 90 या 80 को परफेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट 70 तो अचीव कर पाएंगे। ऐसा स्ट्रेटेजी बनाइए सर, स्ट्रेटेजी को चेंज करिए, इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 की तरह थोड़ा चलना है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। आज की क्लास में चैप्टर खत्म कर दिया, और इस क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो आप जरूर देखिएगा, प्रोसेस तरीका करने का। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।